Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Arshad. हेल्पिंग हैंड इज़ माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपसे शेयर करूंगा आयन क्या होता है, उसकी फार्मेशन कैसे होती है और जो मॉलिक्यूलर आयन है वो क्या होता है और उसका हमें एडवांटेज क्या होता है। तो जो आयन होता है वो किसको कहते हैं? कोई भी ऐसा स्पीशी से मुराद कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो होता है उस पर अगर चार्ज हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कोई भी चार्ज हो तो उसको हम आयन कहते हैं। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, एनी स्पीशी दैट कैरी आइदर या पॉजिटिव चार्ज हो या उस पर नेगेटिव चार्ज हो तो उस स्पीशी को, उस केमिकल सब्सटेंस को आयन कहा जाता है। तो जो पॉजिटिव आयन होता है उसको कैटायन भी कहते हैं और नेगेटिव आयन को एनायन कहते हैं। और जो कैटायन और एनायंस होते हैं ये न्यूट्रल एटम से बनते हैं। जब न्यूट्रल एटम से कैटायन और एनायंस बन जाते हैं तो कैटायन और एनायंस की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो अपने न्यूट्रल एटम से जिनसे वो बने होते हैं उनसे डिफरेंट होती है। न्यूट्रल एटम और उनसे जो बनने वाले कैटायन और एनायन होते हैं वो प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे क्रॉसपॉन्डिंग का मतलब होता है मुतलका। इसकी दो टाइप्स हैं आयन की, एक कैटायन है दूसरी एनायन है। जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो ऐसा जो आयन होगा उसको हम कैटायन बोलेंगे और ऐसा आयन जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा उसको एनायन कहते हैं। अब ये है कि कैटायन बनता कैसे है। जब भी कोई आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम से मुराद ये है, आइसोलेटेड मीन अकेला हो, न्यूट्रल एटम मीन एटम पे कोई चार्ज नहीं होता। तो चार्ज के बगैर वाला एटम होता है वो न्यूट्रल होता है। अगर वो अकेला हो और वो कोई इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे, एक लॉस करे या एक से ज़्यादा लॉस कर दे तो नतीजे में वो पॉजिटिव आयन बन जाता है जिसको कैटायन कहते हैं। जैसे कि एक कोई सा भी एटम हो सकता है, जब ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो ये ए पॉजिटिव कैटायन बन जाएगा। इसी तरह जो एनायन है वो उस वक्त बनता है जब अकेला आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन गेन करता है। यहाँ पे गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है। इस एक वर्ड का डिफरेंस है। ये बी कोई एक एटम हो सकता है, जब ये इलेक्ट्रॉन ये इसमें प्लस ऐड हो रहा है तो बी पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये एनायन बन जाएगा। और नेक्स्ट जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि जो कैटायन पर कितना चार्ज हो, +1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, ये डिपेंड करता है कि एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन एटम से लॉस होगा तो जो कैटायन बनेगा उस पर चार्ज +1 होगा। अगर एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं तो जो कैटायन बनेगा उस पर चार्ज जो +2 होगा। अगर किसी एटम ने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं तो जो कैटायन बनेगा उस पर चार्ज +3 होगा। ये एग्जांपल है, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो इस पर +1 चार्ज है। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज है। इसी तरह एक नेगेटिव आयन यानी एनायन पर कितना चार्ज होगा, -1, -2, -3, ये डिपेंड करता है कि उस एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। अगर क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो क्लोरीन पर चार्ज -1 होगा। और अगर ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो ऑक्सीजन पर चार्ज 2 नेगेटिव होगा। चौथा डिफरेंस है कैटायन और एनायन में, वो उसकी फार्मेशन की बेस पे है। जो कैटायन की फार्मेशन है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है और जो एनायन की फार्मेशन है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। एंडोथर्मिक प्रोसेस उस प्रोसेस को बोलते हैं जिस प्रोसेस के लिए जो हीट होती है वो रिक्वायर होती है। इट मीन कि उस प्रोसेस में जो हीट होती है वो यूज़ होती है, इस्तेमाल होती है। मैग्नीशियम एक एटम है, इसमें से ये जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो ये पॉजिटिव आयन यानी कैटायन बन जाता है और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इस मैग्नीशियम के एटम को हीट करना पड़ता है। जब एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है तो ये Mg पॉजिटिव बन चुका है। जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसके ऊपर एक और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ये बन जाएगा Mg2 पॉजिटिव। ये क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और जो एनायन है इसमें ये बात याद रखनी है कि सिर्फ यूनी नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन के लिए जो प्रोसेस होता है वो एक्सोथर्मिक होता है। और इस प्रोसेस में हीट क्या होती है, लॉस होती है जब एटम क्या करता है, गेन करता है इलेक्ट्रॉन को। ये एक एटम है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, अपनी जानिब अट्रैक्ट कर रहा है। जब ये अट्रैक्ट करेगा
तो इसके ऊपर ओ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो इस अट्रैक्शन में ऑक्सीजन एटम से हीट जो है वो लॉस हो जाएगी। ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ओ पर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज आ चुका है 1, जब इसमें एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर भी नेगेटिव चार्ज है, ओ पर भी नेगेटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो इस इलेक्ट्रॉन को दोबारा ओ नेगेटिव का हिस्सा बनाने के लिए हीट देनी पड़ेगी, तभी ये क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो इसलिए मैंने पॉइंट आउट किया था कि सिर्फ यूनी नेगेटिव आयन की जो फॉर्मेशन है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, जबकि जब किसी भी कैटायन के लिए, चाहे उस पर +1 चार्ज है, चाहे +2 है, चाहे +3 है, किसी भी पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन के लिए जो प्रोसेस होता है वो एंडोथर्मिक होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो ये है कि जो पॉजिटिव आयन्स होते हैं वो मेटल के एटम से बनते हैं, और जो नेगेटिव आयन होते हैं वो नॉन मेटल से बनते हैं। तो मेटल्स के जो एटम होते हैं वो बड़े साइज़ के होते हैं, वो आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकते हैं, जैसे कि सोडियम आयन, पोटाशियम आयन, Mg2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, SN4 पॉजिटिव। इसको एल्युमिनियम आयन बोलते हैं, फेरिक आयन बोलते हैं और सैटेनिक आयन बोलते हैं। और जो नेगेटिव आयन्स होते हैं वो नॉन मेटल से बनते हैं, जैसे कि F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, S2 नेगेटिव। उसके बाद है रेडिकल्स। रेडिकल्स और आयन में ये डिफरेंस होता है, आयन अकेले एटम से बनता है और जो रेडिकल होता है वो ग्रुप ऑफ एटम से बनता है। अगर ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर चार्ज हो तो उसे रेडिकल कहते हैं। रेडिकल पॉजिटिव भी हो सकता है, रेडिकल नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों तरह के रेडिकल्स हो सकते हैं। जो पॉजिटिव चार्ज वाले रेडिकल्स होते हैं उसकी ये एग्जांपल है NH4 पॉजिटिव, अमोनियम आयन या कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन उस आयन को बोलते हैं, उस रेडिकल को बोलते हैं जिसमें कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये जो है CH3 पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव जो चार्ज है वो कार्बन पर है, इसको कौन सा आयन कहते हैं, मिथेनियम आयन कहते हैं। और जो नेगेटिव चार्ज रेडिकल्स हैं वो कौन से हैं, OH नेगेटिव आयन है, कार्बोनेट आयन है, फॉस्फेट आयन है, परमैंगनेट आयन है और डाइक्रोमेट आयन है। और जो नेगेटिव चार्ज रेडिकल्स होते हैं ये तादाद में ज़्यादा होते हैं, जबकि जो पॉजिटिव चार्ज वाले रेडिकल होते हैं वो तादाद में थोड़े होते हैं। तो ये था जी रेडिकल के, रेडिकल ग्रुप ऑफ एटम को बोलते हैं जिस पर कोई ना कोई चार्ज होता है, और जो नेगेटिव चार्ज रेडिकल होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज रेडिकल से ज़्यादा होते हैं। आयन से जो मिलता जुलता टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर आयन का। जिस तरह आयन जो होता है वो एटम से बनता है, जब एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या गेन करता है तो आयन बन जाता है। बिल्कुल इसी तरह जब एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लॉस करता है तो वो बनता है मॉलिक्यूलर आयन। वेरी सिंपल। तो जो मॉलिक्यूलर आयन्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। मॉलिक्यूलर आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। पॉजिटिव चार्ज वाले जो मॉलिक्यूलर आयन होते हैं उनको कहते हैं कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन, और नेगेटिव चार्ज रखने वाले जो मॉलिक्यूल होते हैं, जो आयन्स होते हैं मॉलिक्यूल के, उनको बोलते हैं एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। तो ये पैदा कैसे होते हैं, बिलखसूस कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन कैसे पैदा होते हैं। तो ये दो एग्जांपल के तौर पर ये दो मॉलिक्यूल आप देखें, एक मॉलिक्यूल CH4 का है और जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो O2 यानी ऑक्सीजन का है। CH4 के अंदर C और H के दरमियान में दो इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये दो इलेक्ट्रॉन जो होंगे इनको हम बोलेंगे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये बॉन्ड बनाने में यूज़ हो रहे हैं। तो इस तरह CH4 पूरे के अंदर 1, 2, 3 और 4 जो हैं वो बॉन्ड पेयर हैं इलेक्ट्रॉन के, जबकि जो ऑक्सीजन है इसके अंदर जस्ट ये एक पेयर है, ये दूसरा पेयर है, दो पेयर हैं बॉन्ड बनाने वाले इलेक्ट्रॉन के। CH4 के अंदर कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा ना लेता हो, सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं। जबकि ऑक्सीजन के अंदर ये वाला एक पेयर, ये वाला एक पेयर, ये जो है ये बॉन्ड बनाना में हिस्सा नहीं ले रहे। इसी तरह दूसरे एटम के अंदर ये दो जो हैं ये इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं लेते, इनको लोन पेयर कहते हैं।
अब इन मॉलिक्यूल को हमने आयन में कन्वर्ट करना है। वो कैसे करना है? जब इस मॉलिक्यूल्स के ऊपर रेडिएशन फॉल होंगी, वो रेडिएशन जो होती हैं वो एक्स रेज भी हो सकती हैं, अल्फा पार्टिकल्स भी हो सकते हैं और इलेक्ट्रॉन बीम भी हो सकती है। जब वो रेडिएशन इन मॉलिक्यूल से टकराएंगी, अगर तो मॉलिक्यूल के अंदर लोन पेयर मौजूद हैं, मीन ऐसे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं लेते, तो पहले वो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अगर मॉलिक्यूल में ऐसे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल भी नहीं है जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं ले रहे, तो फिर उस मॉलिक्यूल से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो इट मीन CH4 में अगर CH4 पर रेडिएशन फॉल्स होंगी तो उसके बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, जबकि O2 में जब रेडिएशन फॉल होंगी तो इसके पहले जो हैं वो लोन पेयर, मीन वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल नहीं हुए वो निकलेंगे। तो मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस तरह CH4 पर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह मॉलिक्यूलर आयन की जो फॉर्मेशन होती है वो कैसे होती है? जब मॉलिक्यूल में से हाई एनर्जी वाली रेडिएशन पास होती हैं तो मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और मॉलिक्यूल जो होता है वो पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन बन जाता है, जिसको कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन भी कहा जाता है। अब ये वाला पॉइंट मैंने आपको डिस्कस करके बता दिया। अब इसकी बारी है, ये जो कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन्स होते हैं ये तादाद में एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन से ज़्यादा होते हैं। अब इसकी क्या वजह है कि जो पॉजिटिव चार्ज रखने वाले मॉलिक्यूलर आयन होते हैं वो तादाद में ज़्यादा क्यों होते हैं, जबकि जो नेगेटिव चार्ज रखने वाले मॉलिक्यूलर आयन होते हैं वो तादाद में कम क्यों होते हैं? इसकी वजह देखने के लिए आप CH4 इस मॉलिक्यूल के ऊपर फोकस करें। इस मॉलिक्यूल में कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, एक पेयर, 2, 3 और 4 पेयर हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है। जब किसी मॉलिक्यूल के अंदर एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं तो वो स्टेबल हो जाता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन को मज़ीद अट्रैक्ट करने की, मज़ीद इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी नहीं रहती। तो लिहाजा ये मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लेकर नेगेटिव आयन नहीं बन सकता, जबकि ये मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लॉस करके पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन बन सकता है। तो साबित क्या हुआ, किसी भी मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, इसलिए जो पॉजिटिव या कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन्स होते हैं वो तादाद में ज़्यादा होते हैं, जबकि जो एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन्स होते हैं वो तादाद में कम होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्टेबल मॉलिक्यूल में दाखिल करना मुश्किल होता है। और इसका आखिरी पॉइंट ये है कि जब भी मॉलिक्यूलर आयन क्या होता है, ब्रेक होता है, तो वो अपने ओरिजिनल मॉलिक्यूल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ओरिजिनल मॉलिक्यूल के बारे में कौन सी इंफॉर्मेशन देता है? उसके स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर 2 चीज़ों पे मुश्तमिल होता है। नंबर 1, मॉलिक्यूल में एटमों की अरेंजमेंट, एटमों की तरतीब, और दूसरा मॉलिक्यूल में बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, कितने मौजूद हैं, लोन पेयर मीन वो इलेक्ट्रॉन कितने हैं जो बॉन्ड में हिस्सा नहीं ले रहे। तो ये जो 2 पॉइंट हैं इनको हम इकट्ठा करें तो स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल बन जाता है, जो हमें पता चलता है उस वक्त जब एक मॉलिक्यूलर आयन क्या होता है, ब्रेक होता है। तो यहाँ पर 2 हैं मॉलिक्यूलर आयन, तो वो जो मॉलिक्यूलर आयन हुआ है जिसके अंदर सिर्फ बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन थे, लोन पेयर नहीं थे, जब उसका आयन तोड़ेंगे तो वो जल्दी टूट जाएगा। जबकि वो जो मॉलिक्यूल होगा जिसके अंदर लोन पेयर मौजूद थे जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं लेंगे, इस मॉलिक्यूलर आयन को जब तोड़ेंगे तो इसको थोड़ा तोड़ना मुश्किल होगा। तो ये हमें बता रहा है, इस CH4 पॉजिटिव का जल्दी टूट जाना ये बता रहा है कि CH4 मॉलिक्यूल के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है। जबकि O2 पॉजिटिव जो मॉलिक्यूल है, जब इसको ब्रेक करेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा ब्रेक करते हुए कि O2 के पास ऐसे इलेक्ट्रॉन भी अवेलेबल हैं जो बॉन्ड में हिस्सा नहीं ले रहे थे। तो इस तरह जब हम मॉलिक्यूलर आयन को ब्रेक करते हैं तो हमें उनके ओरिजिनल मॉलिक्यूल जिनसे वो बने होते हैं उनके स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। शुक्रिया।